हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। बच्चे ये चैप्टर पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की नॉलेज हो। सर वो कौन सा चैप्टर था जिसमें हमने बात की थी एक करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, सोलेनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन क्या है हर मैग्नेटिक फील्ड की। ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि पहले वो रिवाइज करो नोट्स अच्छे से, क्या मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली थी, कहां होती है, वो सब आप पहले पढ़ो, फिर वापस आओ, फिर ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेईई में ये सवाल आप लगा पाओगे अगर आपने अच्छे से ये पढ़ रखा है, पिछला चैप्टर भी और ये। ज्यादा डिफिकल्ट चीजें इससे नहीं आती, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, स्कोरिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। नोट्स बनाना शुरू करें। और बच्चे जब यहां पर आए ना पढ़ने के लिए, जब आप आ रहे हो पढ़ रहे हो मेरे से, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो पूरी कंसंट्रेशन के साथ। घर पे कुछ हो रहा है भूल जाओ, थप्पड़ मार दिया मम्मी ने भूल जाओ, डांट वांट पड़ी भूल जाओ, भाई ने कुछ तोड़ दिया भूल जाओ। इस लेक्चर के ड्यूरेशन पे सारा ध्यान सिर्फ लेक्चर पे दो, पढ़ाई करो यार, मजे करो। चलो पहले एक टर्म की बात कर रहे हैं जिसे मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। सर इसे सुन के कुछ कुछ होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लक्स चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का सिंबल ये होता है और मैग्नेटिक के लिए मैं बी लगा रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो तो क्या बोलते हैं इसे, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर समझते हैं। बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग an area perpendicular to it। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, perpendicular to the area। number of magnetic field lines crossing certain area perpendicular to the area। perpendicular वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये कोई एरिया है ए, ये इसे क्रॉस कर रही है, ये इसे क्रॉस कर रही है। अच्छा एक बात की थी हमने एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या था? एक ऐसा वेक्टर जो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो ये मेरा एरिया वेक्टर आ जाएगा। ये क्या है? मेरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ने क्रॉस किया सर? 3 मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ने या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्रॉस किया। तो मैं बोल सकता हूं मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। बहुत सिंपल सी बात, मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। डेफिनेशन क्या है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक एरिया को क्रॉस कर दिया, ऐसा 3 कर रही हैं, तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स 3 है। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाऊं, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाऊं, तो हमें पता है जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां हम डेंसिटी लाइंस की बढ़ा देते हैं, पास पास लाइंस को करते हैं, पास पास लाइंस को करते हैं, सॉरी पास पास लाइंस को करते हैं। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो मैं लाइंस की डेंसिटी बढ़ा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी अब मैं ज्यादा पास पास लाइंस को रखूंगा। यहां पर कुछ लाइंस बाहर भी थी, इस एरिया से पास नहीं हो रही थी, अब ये सारी लाइंस पास पास आ जाएंगी, कुछ ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो अब मेरी फ्लक्स भी बढ़ गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, सर 5 लाइंस पास कर रही हैं क्योंकि डेंसिटी बढ़ा दी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी बढ़ा के, पास पास लाइंस को लाएंगे, सर बढ़ गया। अच्छा चलो मैं बी नहीं बढ़ाता, बी अभी भी ऐसे ऐसे ही है दूर दूर, मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा रहा, बी अभी भी दूर है, बट इस एरिया को बढ़ा दूं। जो एरिया पहले इतना था मैंने इस एरिया को ही बढ़ा दिया, फिर से फ्लक्स बढ़ गई 1 2 3 4 5। इस केस में भी मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हो गई? 5।
यानी 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 जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरी, वो डिपेंड कर रही है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे और एरिया के वैल्यू पे। जितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूं उतनी फ्लक्स बढ़ रही है, जितना एरिया बढ़ा रहा हूं उतनी फ्लक्स बढ़ रही है। तो मैं बोल दूंगा मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी। बी पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, ए पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। ये एक और चीज पे, अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, ये एक और चीज पे डिपेंड कर रही है। किस चीज पे? ध्यान से देखो, मैंने बोला कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए जो परपेंडिकुलर टू एरिया हो। मान लो मेरा एरिया ये रहा, मेरा एरिया ये रहा, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है। एरिया वेक्टर क्या होगा? इस एरिया का एरिया वेक्टर कुछ ऐसे। मान लो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एंगल बनाया थीटा। मुझे किस मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है? जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। मुझे इस बी कॉस थीटा से लेना है, बिकॉज दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? बी साइन थीटा। मुझे उस फील्ड से लेना है जो एरिया को क्रॉस कर रही है। एरिया को क्रॉस करती हुई फील्ड, अगर मैं बी साइन थीटा की बात करूं, वो ऐसे जा रही है, इससे ग्रेज करती हुई जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही। क्रॉस तो क्या कर रहा है? बी कॉस थीटा। तो मुझे सारे बी से लेना देना नहीं है, मुझे उस बी से लेना देना है जो एरिया को क्रॉस कर रही है, यानी परपेंडिकुलर टू एरिया है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है? तो एरिया पे। मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रही है एरिया पे, और बी के उस कंपोनेंट से जो एरिया के परपेंडिकुलर है, बी कॉस थीटा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया इंटू कौन सा बी? बी परपेंडिकुलर। लिख सकते हैं? अच्छा, एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल है, अलोंग। एरिया के तो परपेंडिकुलर हुआ, बट इस एरिया वेक्टर के तो अलोंग हुआ। ये भी समझ के चलना। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के क्या आया? माय मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए एरिया इंटू कॉस थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल का कॉस। ये चीज कुछ जानी पहचानी लग रही है या नहीं? बी ए कॉस थीटा, दो वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा, बी ए कॉस थीटा किया, इसे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटिक फ्लक्स है पूरे चैप्टर में। हर जगह मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें चलती रहेंगी। तो समझो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाओगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे, डेंसिटी बढ़ाओगे, तो बी बढ़ रहा है तो उससे फाई भी बढ़ रहा है। एरिया बढ़ा दोगे फिर फाई बढ़ रहा है, यानी ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स मेरी एरिया पे भी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, फील्ड पे भी डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। तो देखा, अच्छा, दोनों पे डिपेंड कर रही है। एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज मुझे वो फील्ड लाइंस चाहिए ना परपेंडिकुलर हो एरिया के। मुझे ये पूरी बी से लेना देना नहीं है, मुझे उस कंपोनेंट से लेना देना है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर हो, यानी बी कॉस थीटा। यानी फाइनल मेरी चीज बन गई है। मैं सब मिटा दूंगा, सिर्फ फ्लक्स का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। बी ए कॉस थीटा यानी बी डॉट ए, यानी बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज गिवन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी वेक्टर dot a vector, where b vector is magnetic field, a vector is area vector, and this is perpendicular to given area. अभी तक इतना समझ आया? अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बी ए
cos of theta, where theta is angle between B and A। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का करो तो एंड में क्या निकलता है? एक स्केलर, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हाँ जी, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यानी मेरा आंसर क्या आने वाला है? एक स्केलर। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट, मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड में एक नंबर निकल के आने वाला है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन से लेना देना नहीं है इसका। माय मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। साथ में लिख लो इसकी यूनिट, इसकी यूनिट इज वेबर। इसकी यूनिट वेबर है, ध्यान से देखना। माय फ्लक्स इज BA। इसकी यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। तो वेबर असल में है क्या? वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है। असल में यूनिट क्या है? इट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो चाहे वेबर बोलूं चाहे टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई भाई लोग और बहन लोग? चलो, ये तो बात थी मैग्नेटिक फ्लक्स की। सर क्या इस्तेमाल है इसका? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको क्यों यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, क्यों इसे यूज कर रहे हैं? चलो देखते हैं। अब हुआ क्या, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराना, बिल्कुल पुराना। बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट था फैराडे, बहुत नाम सुना होगा इसका आपने। फैराडे ने किया एक एक्सपेरिमेंट और वहां से उसने कुछ ऑब्जर्व किया, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। और ये ना एक्सपेरिमेंट असल में करना कुछ और चाहता था, ये गलती से कुछ ऑब्जर्वेशन इसने देख ली और पूरा एक नया कंसेप्ट आ गया EMI का। इट वाज अ हैप्पी मिस्टेक। बहुत से तो ना ऐसी चीजें मिलेंगी, खासकर फिजिक्स में, जो इंटेंडेड नहीं थी करने की बट हो गई। इन्हें बोलते हैं हैप्पी मिस्टेक, गलती से हो गया। बट असल में यार कोई मिस्टेक होती नहीं है। ये हैप्पी मिस्टेक भी उन लोगों से होती है जो मेहनत कर रहे होते हैं। चाहे मैं किसी और चीज पे मेहनत कर रहा हूं, भगवान खुश हो गया, चलो यार तू यही निकाल। हैप्पी मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, वो हार्डवर्क का नतीजा ही है। मैं भी किसी गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहा हूं बहुत ज्यादा, भगवान को तरस आ गया, अब तू सही कर ले, समझ रहे हो? तो क्या हुआ, इसने देखा क्या, मान लो मेरे पास एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, मेटल की वायर है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, क्रॉस का मतलब अंदर या बाहर? क्रॉस का मतलब अंदर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, बस पड़ी। बट देखा जब ये मैग्नेटिक फील्ड बदली, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रही है। मान लो कैसे, मान लो 6t कुछ, मान लो टाइम के साथ चेंज हो रही है, 1 सेकंड में कुछ और, 2 सेकंड में कुछ और, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो देखा गया इस लूप में आया क्या, करंट। इस लूप में एक करंट पैदा हुआ। हैरानी, एक लूप पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ नहीं हो रहा, बट मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रही है तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर क्या ऑब्जर्वेशन देखी, अगेन मेरा ये लूप अगर, सर लूप सर्कुलर ही होना चाहिए क्या? कैसा भी हो सकता है, क्लोज होना चाहिए, बस स्क्वायर ले लो। फिर क्या देखा, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड में लूप पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही, बट इस लूप का एरिया किसी वजह से बदल रहा है, इस लूप का एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंजेस। फिर भी देखा यार एक करंट इस लूप में पैदा हुआ, एक करंट जनरेट होना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया, चलो उसने बोला अच्छा ये दो चीजें देख चुका हूं तो एक और चीज करके देखता हूं। उसने क्या किया,
अगेन इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसा मर्जी लूप लो भाई, आड़ा टेढ़ा जैसा मर्जी, बी भी चेंज नहीं हो रही और एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, ना बी चेंज हो रही है ना एरिया चेंज हो रहा है, बट उसने क्या किया, इस लूप को घुमा दिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इस लूप को घुमाना शुरू किया। तो देखो क्या चेंज हो रहा है, अब ये घूम रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, ये मेरा लूप था, मान मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, ये मेरा लूप था और इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है इस तरफ, बट जब ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ फिक्स है, जब ये लूप घूमा तो इसका एरिया वेक्टर घूमा, दिख रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, बट जब ये घूमा तो इसका एरिया वेक्टर घूमा, तो चेंज क्या हुआ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हुआ, यानी क्या चेंज हुआ, थीटा चेंजेस। इस केस में भी यहां पर एक करंट जनरेट हुआ, एक करंट जनरेट हुआ। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी यार, बी बदले, एरिया बदलता रहे या इनके बीच का एंगल बदले तो मुझे एक करंट मिल रहा है, मुझे एक करंट मिल रहा है, इसे क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो कोई वोल्टेज भी इंड्यूस होगी, तभी करंट इंड्यूस हुआ होगा, डेफिनेटली सी बात है, करंट कहीं पर आया तो वोल्टेज हुई होगी, यानी कि एक वोल्टेज भी इंड्यूस हुई होगी, इसमें होता है ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी, इसी ईएमएफ को नाम दिया, इस फिनोमिना को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब समझ में आया क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब ये दो तीनों चीजें चेंज हुई तो मैं बोल सकता हूं इन शॉर्ट फ्लक्स चेंज हुई, फ्लक्स ही क्या था, बी ए कॉस थीटा, इनमें से कुछ भी बदले, उसने देखा इनमें से कुछ भी बदल रहा है तो एक करंट या एक वोल्टेज या ईएमएफ पैदा हो रही है, और ये तीनों है क्या, ये फ्लक्स से तो बता रहे हैं, फ्लक्स क्या होता था, बी ए कॉस थीटा। यानी इन शॉर्ट में बोलूं, यदि फ्लक्स चेंज हो, किसी लूप से कनेक्टेड फ्लक्स चेंज हो, अब फ्लक्स कैसे चेंज हुई, चाहे लूप का एरिया चेंज करो, चाहे बी चेंज करो, चाहे थीटा चेंज करो, तो मुझे एक ईएमएफ मिली, इसी को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंट्रोडक्शन मिली भाई, फीलिंग आई, फील आ रही है, फील आना बहुत जरूरी है बच्चे, बाकी तो सब मुंह माया है। सर बहुत फील आ रही है, दैट मीन्स मिटा दो, ये मिटा दो। फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, चलो लिखते हैं एक बार ना, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, साफ साफ लिखेंगे अपनी राइटिंग में नोट्स, अपनी राइटिंग में नोट्स। ऑब्जर्व क्या किया फैराडे भाई साहब ने, क्या ऑब्जर्व किया, एक बार लिख लेते हैं, समझ तो आ ही गया, एक बार लिख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, whenever the flux, कौन सी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked to a conductor, whenever a magnetic flux linked to a conductor changes an EMF is generated, मैं यहां ये नहीं लिख रहा कि करंट इज जनरेटेड, करंट तो तब जनरेट होगा जब ये कंडक्टर क्लोज लूप में होगा। अगर सिर्फ ऐसे पड़ा है और इसमें मैं ये बी चेंज कर दूं यानी फ्लक्स चेंज करूं, ईएमएफ तो तब भी आएगी, ईएमएफ तो इस बैटरी में भी है, बट अभी करंट है नहीं, करंट कब आएगा जब लूप कंप्लीट होगा। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं whenever the flux linked to a conductor changes, उसने नोटिस किया यार ईएमएफ जनरेट हो रही है, ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लो, करंट is generated if conductor was in loop, conductor was in closed loop, closed loop। उसने सेकंड चीज क्या देखी, अब
अब मैं अगर बी भी चेंज ना करूं, ए भी चेंज ना करूं, थीटा भी चेंज ना करूं, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, तो बोला ईएमएफ तब तक जनरेट होती रही जब तक फ्लक्स बदल रही है। अगर फ्लक्स बदलना बंद हो गई, ईएमएफ वीएमएफ कोई जनरेट नहीं हुई। तो दिस ईएमएफ स्टेज, ये ईएमएफ तब तक रहेगी until magnetic flux keeps on changing। ये ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा। अगर नहीं बदल रहा फिर कोई ईएमएफ नहीं, कोई करंट नहीं, कोई ईएमएफ। और तीसरी चीज इसने देखी, क्या तीसरी चीज देखी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जनरेटेड, जो मेरी ईएमएफ जनरेट हुई, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी जल्दी जल्दी ये फ्लक्स बदल रही है, ये रहा लूप, ये रहा मेरा लूप, जितनी जल्दी जल्दी इसमें से फ्लक्स बदल रही है उतनी ज्यादा ईएमएफ जनरेट हुई। ये रहा लूप, अब मैं बी को फिक्स कर दूं, जितना जल्दी जल्दी इससे एरिया चेंज हो रहा है, जल्दी एरिया चेंज हो रहा है यानी फिर से जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रही है, उतनी ज्यादा ईएमएफ जनरेट हुई। यानी जो ईएमएफ जनरेट हुई उसका मैग्नीट्यूड was directly proportional to d phi by dt, rate of change of magnetic flux। और ये कांस्टेंट जो लगता है ना, ये हटा के वो 1 ही रहता है, तो d phi by dt। बात समझ में आई? जो फ्लक्स चेंज हुई उससे ईएमएफ आई, वो ईएमएफ डिपेंड क्या कर रही है, कितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स इस लूप में से चेंज हो रही है। उस फ्लक्स को चाहे फील्ड जल्दी जल्दी चेंज करके बनाओ, चाहे एरिया जल्दी जल्दी चेंज करके बनाओ, चाहे इस लूप को जल्दी जल्दी घुमा के थीटा जल्दी जल्दी चेंज करो। तो मेरी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं कर रहे, साइन पे आएंगे, उसके लिए अलग लॉ है, लेंस लॉ, कि जो करंट जनरेट हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, उस पे आएंगे। अभी सिर्फ देखो कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना वोल्ट का है। तो मुझे बोल रहा है द EMF generated is equal to rate of change of flux। Rate of change of flux। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कितनी फ्लक्स उससे जितनी जल्दी बदलेगी, तेज तेज बदलेगी। ये मैंने लूप रखा है, फ्लक्स को मैं ऐसे ऐसे चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ऐसे चेंज कर रहा हूं, तो फ्लक्स धीरे धीरे बदल रही है, कम ईएमएफ। इसको मैं तेज तेज चेंज करूंगा तो ज्यादा ईएमएफ। ये उसने ऑब्जर्व किया। तो यानी जो ईएमएफ जनरेट हुई, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अगर ईएमएफ इतनी जनरेट हुई, हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो करंट कितना पैदा होगा, ये ईएमएफ डिवाइडेड बाय जो मैंने लूप लिया उसकी रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो यानी इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d phi by dt डिवाइडेड बाय R। I is V by R, वोल्टेज पैदा हुई ये, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वेयर R is रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप या कंडक्टर। करंट कब पैदा होगा, अगर मेरा कंडक्टर क्लोज लूप में है, तो और कितना पैदा होगा, डेफिनेटली यार इतना पैदा होगा, डेफिनेटली इतना पैदा होगा। समझने के लिए मान लो एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखना, समझने के लिए एक सवाल करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलो, मुझे बोल रहा है, मान लो, मार्कर बदल लूं मैं एक बार, एक सेकंड। मुझे बोल रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड in a given area is time dependent
and it is given as magnetic field is t square plus 2t. ठीक है, बोल रहे find the EMF generated if the given area is 2 meter square and magnetic field is perpendicular to the area. Find the EMF generated if the area is इतना और B इसके perpendicular है, perpendicular to the area at t equals to 1 या 2 seconds. 2 सेकंड के बाद कितनी EMF जनरेट हुई. चलो पहले मैं फ्लक्स निकाल लूं. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B A इनके बीच के एंगल का कॉस. बोल रहा है एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड है, एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड है और एरिया वेक्टर ये है, तो फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0, तो cos 0 इज 1. अब ये मत बोलना सर ए के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हुआ यानी cos 0. तो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आई B इंटू ए. B कितना है t स्क्वायर प्लस 2t इंटू एरिया इज, यानी मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स आई 2t स्क्वायर प्लस 4t. अब EMF क्या है? EMF का मैग्नीट्यूड बहुत आसान है. व्हाट इज EMF का मैग्नीट्यूड? इट इज rate of change of this flux d phi b by dt. डिफरेंशिएट कर दो, जिसको नहीं आता डूब मरो. डिफरेंशिएट कर दो. सर क्यों डूबे? हम तो नहीं डूबेंगे. ये हो जाएगा 4t प्लस 4. अब निकालनी कब है? at t equals to 2 सेकंड. तो ये हो जाएगा 8 9 12 वोल्ट की EMF दूसरे सेकंड में पैदा हो रही होगी. बात समझ में आई? तो 2 सेकंड बाद इस लूप में या इस कंडक्टर में EMF कितनी होगी? 8 9 12 वोल्ट की EMF पैदा हो रही है. आप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? और अगर बोल दे, अगर इसी में ऐड कर दे, if the loop has resistance 6 ohm, what is the induced current? तो क्या है इंड्यूस्ड करंट? क्या होगा? दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी 2 एंपियर का करंट आएगा. कब? 2 सेकंड के बाद. हर बार चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स चेंज हो रही है, EMF आ रही है. बात समझ में आई? चल, तो ये तो बात थी फैराडेज लॉ की. ये मेरी बात थी फैराडेज लॉ की. अब ये पता लगाना है, अब ध्यान से समझना, ये पता लगाना है कि यार अगर फ्लक्स बदल रहा है किसी लूप के अंदर से, अगर मेरा फ्लक्स बदल रहा है और करंट पैदा हो रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अगर मेरा किसी लूप से करंट बदल रहा, फ्लक्स बदल रही और EMF पैदा हो रही, EMF पैदा होने की वजह से उस लूप में करंट आ रहा, यानी करंट क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. कब क्लॉकवाइज जाएगा, कब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा लेंज लॉ से. लेंज लॉ ने क्या बोला? जो इसने बोला ना उसका कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें. क्या बोला? समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा. बहुत मजेदार टॉपिक है यार, बड़ा मजा आता है करने में. बट जरूरी क्या है, फिर से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर आना चाहिए कि किसकी वजह से कितनी फील्ड होती है, कहां पर, और डायरेक्शन क्या होती है, खासकर डायरेक्शन. लेंज ने बोला द EMF छोड़ दो, the current is induced in the loop in such a way, बोलता करंट लूप में इस तरीके से पैदा हुआ, in such a way so that it opposes the change in flux through it. सर के ऊपर से निकल गया. सर लॉ ऐसे आया और ऐसे निकल गया. बिल्कुल निकलना ही था क्योंकि मतलब समझो. अब इस लाइन का ना यार मतलब है, बट मतलब तो है डेफिनेटली यार. लॉ अगर माना गया, लॉ माना गया है, लॉ इसे माना है, कोई रूल नहीं बोल रहे. लॉ है भाई, सच है, लॉ बना दिया तो सच तो हो गई.
इसका मतलब क्या है? मान लो, चलो मान लो ये मेरा लूप था, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अभी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट फील्ड है, एरिया कांस्टेंट है, घुमा नहीं रहे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, कोई ईएमएफ नहीं आ रही, कोई करंट नहीं बह रहा। अब मुझे बोल रहा है दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड इनसाइड। इनसाइड इंक्रीज का मतलब समझ लो, यानी पहले 2 थी अंदर की तरफ, 2 क्या टेस्ला, अब बढ़ा के लगातार इसे 4 टेस्ला, 5 6 7 8 अंदर की तरफ बढ़ रही है। इट इज इंक्रीजिंग इनसाइड, अंदर की तरफ ये फील्ड बढ़ रही है। लूप था, ये लूप था, फील्ड पहले थी 2, अब है 4, अब है 6, अब है 10, बढ़ती जा रही है अंदर की तरफ। तो यानी बी चेंज हुआ, यानी फ्लक्स बदली, तो ईएमएफ आई, कुछ करंट आएगा। अब ये करंट ऐसे बहेगा या ऐसे बहेगा? लेंज लॉ पे आते हैं, उसने क्या बोला, करंट ऐसे बहेगा, करंट कुछ इस तरीके से बहेगा के जो फ्लक्स बदल रही है उसको अपोज कर सके। भाई ये फ्लक्स कहां बदल रही है? अंदर की तरफ बढ़ रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो करंट ऐसे आएगा कि ये इसे डिक्रीज कर सके, इसको अपोज कर सके। अब देखो करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, अच्छा करंट इस तरीके से आया तो ये करंट की वजह से जो इस लूप की फील्ड होगी सेंटर पे, वो किस तरफ होगी? राइट हैंड स्क्रू रूल। करंट इस तरफ आया तो इसने करंट को ऐसे जनरेट किया ताकि अंदर जाती हुई, अंदर बढ़ती हुई फील्ड को अपोज करे। यानी अंदर बढ़ती हुई फील्ड को अपोज कैसे करेगा? खुद बाहर फील्ड देके। तो करंट ऐसे पैदा हुआ ताकि इसकी खुद की फील्ड बाहर आए, ताकि अंदर की तरफ बढ़ती हुई फील्ड को अपोज करे। तो इसमें करंट कैसा आया? क्या बोले इसे? क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई या नहीं यार? हाँ या ना बोलो, बात समझ में आई या नहीं? फील्ड इसमें अंदर की तरफ बढ़ रही थी, यानी फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रही है। लेंस ने बोला करंट इस तरीके से आएगा तो ये चेंज को अपोज करे, तो करंट इसमें इस तरीके से आया कि ये अंदर बढ़ने वाली फ्लक्स को अपोज करे, यानी खुद फ्लक्स कहां दे? बाहर की तरफ फील्ड दे। अगर इसमें करंट ऐसे आ जाता तो इसकी खुद की भी कहां होती? अंदर की तरफ। बढ़ भी कहां रही है? अंदर की तरफ। तो अपोज थोड़ी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसने करंट ऐसी डायरेक्शन में बनाना है ताकि खुद की तरफ, खुद के अंदर से जो फ्लक्स जा रही है उसके चेंज को अपोज करे। खुद इसमें जा रही थी, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रही थी, तो इसने करंट ऐसे बनाया ताकि खुद की फील्ड ये बाहर की तरफ दे, अपोज इस चेंज को कर सके। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ के करो भाई। अच्छा अगर ऐसे होता, अब मैं बोलूं फील्ड है बाहर की तरफ, अभी फिलहाल ना चेंज हो रही है ना कुछ नहीं हो रहा, फील्ड बाहर की तरफ है, लूप ये पड़ा हुआ है, लूप ये पड़ा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं ये फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, फील्ड इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स, फील्ड इंक्रीज हो रही है बाहर की तरफ। तो इसमें करंट कैसे पैदा होगा? सर करंट ऐसे पैदा होगा जो इस बाहर आती फील्ड को अपोज करे, यानी खुद फील्ड कहां दे? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ फील्ड कब देगा? जब करंट ऐसे होगा। अंदर की तरफ फील्ड कब देगा? जब करंट ऐसे होगा, यानी क्लॉकवाइज मेरी फील्ड आएगी। समझो इस बात को, समझो इस बात को। करंट लूप में इस प्रकार से आएगा, कभी कहता है, कभी क्या कहता है, करंट इस लूप में इस प्रकार से आएगा कि अपने से चेंज होती हुई फ्लक्स को अपोज कर दे। फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रही थी, इसने करंट ऐसे दिया ताकि इसकी खुद की फील्ड बाहर आए, अपोज करे अंदर बढ़ती वाली को। यहां पर फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रही थी, चेंज बाहर की तरफ हो रहा था, तो इसने करंट ऐसे दिया ताकि इस चेंज को अपोज करे, फील्ड अंदर दे। बात समझ में आई? दिस इज हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखना समझना, अब चेंज क्या है। हमने बोला था मेरे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वाज डी फाई बाय dt, बट इसने लेंस ने क्या बोला, ईएमएफ या करंट ऐसे आएगा ताकि रेट ऑफ चेंज को, इस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज को अपोज करे। अपोज के लिए, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड का बात किया था, अगर मैं ईएमएफ सिर्फ पूरी लिखूं विद साइन तो मैं एक माइनस लगा दूंगा,
d∅/dt। अब ये मेरा असली फॉर्मूला पूरा बन गया। माइनस का मतलब इट इज अपोजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अपोजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझ में आई? इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इट इज opposing rate of change of flux. This is my Lenz's law. तो अब नॉलेज पूरी तुम्हें मिल रही है किस चीज की? कितनी ईएमएफ या करंट जनरेट हुआ और किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ, किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ। चलो एक और सवाल पूछता हूं, सोच के बताना। मान लो यार मौसम बहुत अच्छा है आज, बारिश ठंडा है एकदम। मान लो सोच समझ के बताना, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मान लो मेरे पास ये इलाका है एक जिसमें अंदर की तरफ फील्ड है, कांस्टेंट है। मान लो 4 टेस्ला है, कुछ भी मान लो यार 4 टेस्ला है। मैं एक लूप को इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे इस फील्ड में ला रहा हूं, तो जब मैं इसे इस फील्ड में ला रहा हूंगा, इस लूप में करंट की डायरेक्शन बताओ। कमेंट में लिखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कंसेप्ट क्लियर करो भाई, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। सोचो क्या चल रहा है। करंट इस तरीके से पैदा होगा कि अपने अंदर चेंज को अपोज करे। जब मैं इस लूप को इस फील्ड में ला रहा हूं, ध्यान से देखना, मान लो यहां कहीं पहुंचा है लूप, आधा बाहर है आधा अंदर है, यहां कहीं पहुंचा लूप, तो इस लूप में फील्ड कहां चेंज हुई? अंदर की तरफ। पहले तो कोई फील्ड थी नहीं, जैसे अंदर धीरे धीरे ला रहे हैं तो अंदर की तरफ इसमें फील्ड बढ़ रही है, तो ये करंट कैसा पैदा करेगा? इस अंदर की तरफ बढ़ती फील्ड को रोकने की कोशिश करेगा, यानी खुद फील्ड बाहर की तरफ देगा। बाहर की तरफ फील्ड कैसे देगा? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन ये, फील्ड की डायरेक्शन ये, इसकी फील्ड बढ़ रही है अंदर की तरफ, ये चाहेगा मैं इसे अपोज करूं तो बाहर की तरफ दूं। बाहर की तरफ फील्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट देने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई बच्चे? तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई फ्लक्स चेंज करके, करंट पैदा हुआ फ्लक्स चेंज करके। फ्लक्स कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो फील्ड बदल दो, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है? फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे। बात समझ में आई? चलो, तो अभी तक थी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोल रहा है? करंट इस तरीके से पैदा होगा, ताकि उसमें चेंज जो हो रहा है उसे अपोज कर दे। अच्छे से एग्जांपल्स देखिए अभी हमने। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेंज लॉ को, और 2-3 नई बातें करेंगे अगले लेक्चर में। फिर से बोल रहा हूं, यहां आने से पहले एक बार रिवाइज कर लो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। खुश रहोगे, मजे में रहोगे। चलो, सुबह के बज रहे हैं 4:39, मौसम है बेईमान। मैं थोड़ा सो लूंगा, तुम पढ़ लो। मिलते हैं अगली बार, बाय।